नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। दिल्ली एनसीआर की आज बात करेंगे क्योंकि प्रदूषण के स्तर ने आज फिर रिकॉर्ड पार किया है। आज लगातार तीसरे दिन धुंध से आसमान भरा नजर आया। भले ही अभी शाम के करीब 4 बज रहे हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली की AQI की बात करें तो काफी खराब है। सुबह ये कई जगहों पर 500 के पार पहुंचा था, यानी कि स्थिति काफी खतरनाक है और चिंताजनक बनी हुई है। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। तो बढ़ते प्रदूषण से कैसे मिलेगी राहत? हवा की बिगड़ती सेहत का क्या है इलाज? घर बैठे कैसे आप दे सकते हैं पॉल्यूशन को मात? पॉल्यूशन को हराने के क्या है लंदन और बीजिंग के फॉर्मूला, जिससे दोनों ही राज्यों ने अपनी अपनी जगह पर पॉल्यूशन के लेवल को ठीक किया है? इस पर आज हम बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने विशेषज्ञ, चर्चा करेंगे उनसे। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और इसी पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदेशों पर अमल नहीं हो रहा, लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं कर रहे हैं। अमीरों के रहन सहन से गरीब लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। वैसे अभी फिलहाल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में, जिसके तहत निर्माण कार्यों समेत कई पाबंदियां लागू की गई है और साथ ही साथ स्कूल खोलने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आजकल जब दिल्ली की सुबह घने कोहरे और धुंध की चादर ओढ़े निकलती है, अक्सर लोग ये कहते सुने जाते हैं कि जहरीली हवा से कब छुटकारा मिलेगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है। आते ही पता चल गया? नहीं, मुझे एक्चुअली एलर्जेटिक प्रॉब्लम भी है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं भैरोड से, राजस्थान से। राजस्थान से। तो यहाँ आते ही पता चल गया कि तो कुछ थोड़ा फील हो रहा है। अच्छा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से लगाना चाहिए सबको। ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है सांस लेने में कई कई जगहों पर? कभी कभी जैसे बाइक वगैरह पे अगर घूमो तब थोड़ा सा हो रहा है। ग्रैब 4 लागू हो चुका है, कोशिशें तमाम हो रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की हवा की हकीकत साफ बयां कर रही हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद या मेरठ, सभी जगह धूल धुएं का गुबार है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, लो विजिबिलिटी और पोल्यूशन, दिल्ली वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जहां पर जो विजिबिलिटी लेवल है वो काफी कम हो गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कोहरा जो है उसकी वजह से राष्ट्रपति भवन जो यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लोग यहाँ पर काफी भारी मात्रा में आए हैं सुबह सुबह मौसम का आनंद लेने के लिए, लेकिन लोगों को राष्ट्रपति भवन देखने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इंडिया गेट है, जो यहाँ से महज 50 से 80 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोहरे की वजह से इंडिया गेट भी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे हालात पर देश की सुप्रीम अदालत ने भी चिंता जताई है। कई जगहों पर AQI 450 का आंकड़ा पार कर चुका है, लिहाजा ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सड़कों पर जहां तहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में BS4 तक के डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है और स्कूल्स में हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन क्लासेस का भी विकल्प दिया गया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह कदम काफी नहीं है। प्रदूषण के खिलाफ जंग साझी है, लिहाजा हम सभी को व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ अपनी भागीदारी दर्ज करवानी होगी। स्मोक की एक चादर सी बन गई है। इसका सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण है वो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे हाथ में नहीं है। अभी इन्वर्शन लेयर तैयार हो चुकी है। इन्वर्शन का मतलब होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होते होते एकदम बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद फिर डिक्रीज होने लगता है, तो पूरा डिस्पर्शन को रोक देता है। पोल्यूशन जो है डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत प्रभाव से जो हमें करने की आवश्यकता है, हमें कंस्ट्रक्शन और डस्ट पे तुरंत प्रभाव से हमें कदम उठाना पड़ेगा। इसको बंद कर देना चाहिए और लोगों को अपनी कारों के बजाय आप जितनी भी मेट्रो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मेट्रोलॉजी हमारे हाथ में नहीं है। इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो कम से कम 30% के आसपास हम इसको कम कर सकते हैं।
उत्तर भारत में सर्दी भी जोर पकड़ रही है, लेकिन अब वायु प्रदूषण और धुंध से राहत की उम्मीदें हवा के मौसमी रुख पर ही टिकी हैं। तापमान कम है, हवाएं कमजोर हैं, उसके कारण क्या होता है कि जब हवा ठंडी होती है और सरफेस जल्दी कूलिंग हो जाती है तो जो फॉग है वो जम जाता है और वो क्योंकि हवा तेज नहीं है इसलिए वो डिस्पर्स नहीं हो पाता, तो ये फॉग की एक लेयर है और इसके साथ पॉल्यूशन भी है, तो फॉग और स्मॉग दोनों को कहा जा सकता है कि ये बना हुआ है। अब आज से हमें लग रहा है कि जो हवा है वो बदलेंगी और उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ी सी मॉडरेट विंड चलेंगी, तो कल से फॉग की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी और जो पॉल्यूशन है उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है, लिहाजा डॉक्टर्स ने लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने, मास्क लगाने, साथ ही संतुलित और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी है। अगर बहुत ज़रूरी है तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट हल्के मास्क तो लीजिए, जिससे कि बड़े वाले पोल्यूटेंट्स तो आपके नहीं जाएंगे, है ना। और जो भी आपने अगर आउटडोर एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइजेज वगैरह करनी है, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप अपने घर के अंदर कोशिश करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए। और अक्सर मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि एक बार रात को घर पहुँचता हूँ तो उसके बाद एक स्टीम इनहेलेशन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग है उसमें जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है उसको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लिहाजा इस दिशा में कड़े प्रयास भी जरूरी हैं। साथ ही हमारी और आपकी भागीदारी भी बेहद अहम हो जाती है। यानी प्रदूषण के खिलाफ नियमों का पालन कर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आसपास साफ सफाई और जागरूकता लाकर हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, पोल्यूशन को मात दे सकते हैं, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ, मीनल पाठक योगा और फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन हैं गंगाराम अस्पताल से, और डॉक्टर पीयूष गोयल, टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज स्पेशलिस्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, नारायणा हेल्थ केयर से हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत हम डॉक्टर वली आप ही से करेंगे। हाल तो बहुत बेहाल है, दिल्ली का रहने लायक नहीं, और आप जहां पर बैठे हैं वहां का हाल क्या है, जरा ये बताइए, क्या होने वाला है आगे, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें? क्या करूं, मैं तो लोगों से ये कहना शुरू कर दिया है, इस गंदी हवा में सांस ही मत लो। मैं पहले भी कह चुका हूं, बस ये हवा इस लायक ही नहीं है इसमें सांस किया जाए। आज अखबार में भी तो है बहुत बड़ा आर्टिकल हाफ पेज का, मोदी जी की फ्लाइट लेट हो गई, इससे बड़ा और क्या इंडिकेशन हो सकता है इस पोल्यूशन के बढ़ने का, जबकि सारी वेदर कंडीशन रात को देख ली गई होंगी। ये घना कोहरा, पोल्यूशन, आपने ठीक बताया, ये चार चीज़ों का मिश्रण है, ठहरी हुई हवा, घना कोहरा, सर्दी और पार्टिकुलेट मैटर, और ये पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। स्किन के लिए सबसे पहले तो मैं लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट और आपकी नज़र ये कर रहा हूँ कि स्किन के लिए भी बहुत हार्मफुल है, आंखों के लिए बहुत हार्मफुल है। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा लाया। आइज के बाद नोज, नोज के बाद थ्रोट, थ्रोट के बाद लंग्स, लंग्स के बाद हार्ट, हार्ट के बाद लीवर, फिर किडनी, यानी कि पूरे शरीर को ये जो माइक्रोफाइन पार्टिकल्स हैं ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आज तो नई चीज आ गई, अंडे में भी आ गया कुछ पोल्यूशन, नाइट्रोफ्यूरॉन आ गया। चलिए, तो आपके चैनल पे पिछली बार बड़ा अच्छा हेडलाइंस टुडे में दिखाया था हमारी एंकर जी ने कि आप कार के अंदर भी लगाइए ये जो है एयर प्यूरिफायर, छोटा वाला, कार में भी लगाओ, घर में भी लगाओ। डॉक्टर साहब आजकल तो नई बात आ गई कि आपके गले की चेन में एयर प्यूरिफायर फिट हो रहा है, अब ये हालात आ गए हैं। ये सर्दी की और गर्मी की छुट्टी कंबाइन करके पोल्यूशन वाले सीजन में कर दो। हाँ। देखिए 25 गाड़ियां लड़ गई महाराष्ट्र दिल्ली हाईवे पे, कोई हद है? ये तो बाहर हुआ करते थे ऐसी एक्सीडेंट्स, हमारे यहाँ 25-25 गाड़ियां नहीं लड़ती थी। नहीं वहां, लेकिन पोल्यूशन का असर नहीं होगा ना डॉक्टर साहब। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हालात है वो ज्यादा खराब है। मैं डॉक्टर गुफरान का बहुत इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि उनसे हम समझेंगे कि आखिर दिल्ली के हालात सुधर क्यों नहीं रहे। डॉक्टर साहब एक मिनट आपके पास लौटती हूँ। अब हालात यहाँ पर देख लीजिए कि बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन तुरंत से मैसेजेस आते हैं कि रात में ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है। छुट्टी है, मेरी ग्रैंड डॉटर का स्कूल, सुबह मैंने बेटी से पूछा स्कूल गई, बोले पोल्यूशन की छुट्टी है। ये छुट्टी तो सरकारी कैलेंडर में होती ही नहीं थी। मैंने तो पिछली बार कहा था किसी की जन्म पत्री में नहीं लिखा होगा कि पोल्यूशन से मरेगा अमुक व्यक्ति, ये तो अब लिखना पड़ेगा पंडितों को
कि आप पोल्यूशन से मरोगे। चलिए, लेकिन दिल्ली के हालात जो है ना डॉक्टर साहब, इस पर वाकई ये बहुत ज्यादा गंभीर है। एक बार डॉक्टर पीयूष गोयल को इंक्लूड कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब लौट के डॉक्टर पीयूष जी मैम। हाँ जी, कैसे रखा जाए अपना ख्याल, कितनी गंभीर स्थिति है ये, और स्पेशली अगर हम बच्चों और बुजुर्गों की बात करें? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों को कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस का बहुत मेजर इशू है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये PM 2.5 जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पार्टिकुलेट मैटर, जैसे हम सुनते हैं PM 2.5 PM 10, तो इसका मतलब है कि 2.5 माइक्रॉन्स का पार्टिकुलेट मैटर जो मिश्रण है बहुत सारी चीजों का, जिसमें टॉक्सिन्स भी हैं, जिसमें गैसेस भी हैं, जिसमें वाटर वेपर्स भी हैं, और ये 2.5 माइक्रॉन्स का जो पार्टिकल है ये आपका एक सिंगल हेयर के डायमीटर से भी 20-30 टाइम्स छोटा पार्टिकल है। अब आप ये देखिए डायमीटर ऑफ हेयर कितना छोटा होता है, और उससे भी छोटा पार्टिकल है ये, और ये कहाँ कहाँ नहीं जा सकता। ये आपके नाक से और पूरी लंग्स में जा सकता है, लंग से ये हार्ट में जा सकता है, ये आपके ब्रेन में भी जा सकता है, और ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके हर जगह जा सकता है जहां पे ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हार्ट में ये हार्ट अटैक कर सकता है, ब्रेन में अगर जाएगा तो ये स्ट्रोक कर सकता है, लंग्स में तो ये अस्थमा कर सकता है, इन्फेक्शंस कर सकता है, निमोनिया कर सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज कर सकता है, और ब्रेन में अगर जाएगा तो स्ट्रोक कर सकता है जैसे मैंने बताया, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा तो ये इनफर्टिलिटी का भी रीजन बन रहा है आजकल बहुत बड़ा। तो पोल्यूशन इतना प्रॉब्लमेटिक है, तो अब इसके लिए करना क्या है? एक तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम बहुत चीजें कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी लेवल पे चीजें होने में स्लोनेस चल रहा है तो इंडिविजुअल लेवल पे आप सिंपल एक सर्जिकल मास्क, 5 से 10 रुपए का एक नीले रंग का सर्जिकल मास्क आता है, किसी भी केमिस्ट पे मिल जाएगा, आप वो हमेशा लगा के रखिए जब भी आप बाहर निकल रहे हैं अपने घर से। तो सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका है पोल्यूशन से बचने का। अगर N95 लगा सकें तो वो और बेटर है, लेकिन एक सिंपल सर्जिकल मास्क लगा लें तो उससे भी आप पोल्यूशन से बहुत मतलब मेजर प्रिवेंट कर सकते हैं आप पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स को। सेकेंडली, अगर खासकर बच्चे और एल्डरली इंडिविजुअल, जैसे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि जो बच्चों का स्कूल जो है ऑनलाइन कर दिया है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मौसम में। ग्रेड 4 लागू उसी के तहत तमाम चीजें हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू हो गया 4 चरणों में। जी, तो क्या है कि लंग्स ग्रो कर रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों के लंग्स ग्रो कर रहे हैं, तो अगर अभी से ही उनके लंग्स में बार बार इन्फ्लामेशन होगा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इन्फेक्शन होगा, तो उनके लंग्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और वो जब अडल्ट स्टेज में पहुंचेंगे तो उनके लंग्स उतने विकसित नहीं होंगे जितने होने चाहिए थे, जिस वजह से उनको लंग्स की बीमारियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं। उनको अगर फैमिली हिस्ट्री अस्थमा की, तो अस्थमा के अटैक ज्यादा हो सकते हैं। अगर वो स्मोकिंग करेंगे जिंदगी में तो उनको COPD और उसके रिलेटेड साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो बच्चों को इसलिए ख्याल रखना है। एल्डरली में क्या होता है कि आपका बॉडी जो है डाउन साइज पे जा रहा है, आप एक लेवल पे आपका इंक्रीज हुआ सब कुछ सिस्टम, अब आप डाउन साइज हो रहे हो, तो अब भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी के जो इम्यूनिटी है, जो आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और वो हो सकता है कि वो बहुत मिनिमल स्तर पे पहुंच गए हों, जिससे इन्फेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग क्रिटिकल इलनेसेस बढ़ जाती हैं, वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो ये सब चीजें देखते हुए हमें ख्याल रखना है इन दोनों पॉपुलेशन का, खासकर बिल्कुल इन दोनों का। लेकिन अगर हम आम लोगों की भी बात करें तो उनके लिए भी ये सिचुएशन ठीक नहीं है। डॉक्टर वली ने तो अपने कमरे में मास्क पहन लिया है, डॉक्टर साहब इसकी अहमियत भी हमें आगे बताएंगे। मैं डॉक्टर गुफरान का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आ चुके हैं डॉक्टर गुफरान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं सफर के। सबसे पहले तो गुफरान साहब ये बताइए कि हम दिवाली और उसके आसपास कहते थे कि जो दिल्ली NCR है वो गैस चैम्बर बन गया। अब देखिए आज तारीख है 15 दिसंबर जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, बावजूद इसके AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा। और अगर मैं बहुत से इलाकों की बात करूं जहां पर AQI 300 से लेकर 400 तक AQI पहुंच चुका है, ये स्थिति है ही नहीं कि एक आम इंसान दिल्ली NCR में रह सके। कारण इसका क्या देखते हैं आप? आई कैन हियर। हेलो जी डॉक्टर गुफरान, आवाज आपकी आ रही है, मुझे अपनी बात रखिए जी।
यस, देखिए ये जो सिचुएशन आई है अभी, ये बहुत क्लियर कट ये इंडिकेट करता है कि ये जो ट्रू पिक्चर जो दिल्ली की है, कि हम दिल्ली के अंदर जो है कितना इमिशन रिलीज कर रहे हैं, इसमें वेदर का कोई रोल नहीं हो रहा है। यानी वेदर अभी इट हैज गॉन टू स्लीप। सो अभी ये जो ट्रू पिक्चर है ये है कि इसके अंदर हमारा जो भी इमिशन और जो भी प्रदूषण हो रहा है, दैट इज ये सारा का सारा जो है हमारे दिल्ली सिटी का एमिशन है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली और एनसीआर का पोल्यूशन इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें वेदर जिम्मेदार नहीं है डॉक्टर साहब? कि हमको अपने जो लोकल सोर्स हैं, अगर वेदर बीच में अगर पार्टिसिपेट नहीं करे तो सीवियर एयर क्वालिटी के बराबर हम इमिशन जो है रिलीज कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कारण देखते हैं, क्योंकि जहां तक अब ग्रैप 4 की बात है, इससे पहले भी ग्रैप 4 लागू हो चुका है, जिसमें सीधे तौर पर यह रहता है कि जो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं उन पर रोक लग जाती है, निर्माण कार्यों को रोका जाता है। स्कूल कॉलेज वैसे ही हाइब्रिड मोड पर आ गए, कई दफ्तरों को भी इससे पहले हाइब्रिड मोड पर किया गया था। बड़ा कारण क्या देख रहे हैं? क्या वेदर इसका कारण है या वेदर पॉल्यूशन दोनों मिलकर इस तरह की स्थिति बना रहे हैं? देखिए, मैं इसको बहुत अदर दूसरे नजरिए से देख रहा हूं कि आपको अभी तक पराली, ना तो पराली है, ना फायर वर्क है, ना कोई और कुछ सिचुएशन। अच्छा, वेदर भी इतना हॉस्टाइल नहीं है, वेदर में भी टेम्परेचर इतना डीप गया नहीं है जितना कि जाना चाहिए। उसके बावजूद ये सिचुएशन है दो चीजों की वजह से। नंबर 1 है कि बहुत रेयरली विंड्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाती हैं, वो इसके अंदर हो गई हैं। दूसरा, जो वर्टिकली जो मिक्सिंग होता है वो भी 500 मीटर के अंदर चला गया है। मेरा जो इसके ऊपर आई एम लुकिंग फ्रॉम इट, मैं दूसरे तरह से इसको देखना चाह रहा हूं कि अदर वेदर जो है एज सच पोल्यूशन को डिस्पर्स करता है या बाकी चीजें करता है, लेकिन अगर वेदर नहीं है, यानी कि वेदर हैज गॉन टू स्लीप एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, तो ये जो पिक्चर है हमारी, ये हमारे इमिशंस की दिल्ली सिटी की ट्रू पिक्चर है। इतने इमिशंस जो हैं हम लोग इमिट कर रहे हैं। अगर वेदर नहीं होता तो ये सिचुएशन है, और अगर वेदर अभी आ जाएगा और वेदर में हवाएं चल जाएंगी तो ये डिस्पर्स करेगा, इधर उधर चला जाएगा। और इस स्थिति के अंदर दिल्ली एनसीटी रीजन के अंदर करीब 43% जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, फॉसिल फ्यूल इमिशन से। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है 15% है, और 15% जो है वो आ रहा है यहां से आपके बायोफ्यूल इमिशन यानी रेजिडेंशियल सेक्टर से। डस्ट का कंट्रीब्यूशन मात्र 8% है। और ये आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो कितनी मिसप्लेस्ड हैं। इससे लगता है हमारा मैक्सिमम फोकस इस टाइम, चाहे सीएक्यूएम हो या कोई और हो, वो डस्ट मिटिगेशन के ऊपर लगा हुआ है। चलिए डॉक्टर साहब, मिटिगेशन PM10 को कम करता है, ना कि PM2.5 को, जो सबसे लीथल है। हमारी जब तक साइंटिफिक बेस्ड प्रायोरिटी और उसी हिसाब से मिटिगेशंस प्रायोरिटीज अगर ना ही आएंगी तो हम जो है इसी सिचुएशन के अंदर जूझते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए कोशिशें, बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं लौटती हूँ, कोशिशें सरकार की तरफ से जारी हैं। अगर आप सबको याद हो, क्योंकि इससे पहले हम दिवाली से पहले भी इस तरह का एक कार्यक्रम कर चुके हैं, आप सब लोग हमारे साथ थे, और तभी हमने सरकार द्वारा की गई तमाम कोशिशों का जिक्र भी किया था। लेकिन क्या वजह है कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा रहा? दिल्ली और एनसीआर का जो वायु प्रदूषण है रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में चर्चा हर और यही हो रही है कि बीजिंग और लंदन जैसे शहरों ने किस तरीके से अपने यहाँ के प्रदूषण पर रोक लगाई, कैसे उस पर काबू पाया। तो क्या उसी तरीके के कदम अब फिलहाल दिल्ली को उठाने चाहिए या उठाए जा सकते हैं? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल क्या तभी किया जा सकता है? तो एक वक्त में अगर हम बीजिंग के AQI की बात करें कि 750 के पार जा चुका था, वहीं पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो वहां सबसे खराब अगर पॉल्यूशन गया है तो वो है 175। वहीं अगर हम लंदन शहर की भी बात कर लेते हैं तो वहां भी पिछले 5 साल में सबसे खराब जो AQI रहा है वो है 64 रहा है। और किसी वक्त में इन दोनों ही शहरों की अगर हम बात करें, यहाँ की जो हवा की गुणवत्ता थी वो बेहद खराब थी, लेकिन अब दोनों शहरों ने अपनी आबो हवा को पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया और ये एक तरीके से दुनिया के सामने मिसाल भी है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या पॉल्यूशन कंट्रोल के मामले में लंदन और बीजिंग जैसे शहर हमारे लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकते हैं?
इन दोनों शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भयंकर AQI होता था, बावजूद इसके कैसे इन्होंने कंट्रोल किया, कैसे रोल मॉडल हमारे लिए हो सकते हैं, इस पर आगे हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन करीब 12 साल पहले एयर पॉल्यूशन के मामले में चीन की राजधानी बीजिंग में हालात सबसे ज्यादा खराब थे। जनवरी 2013 की बात कर लेते हैं, जब इसी शहर का जो AQI था वो था 750 के पार कर चुका था। लेकिन मौजूदा वक्त में बीजिंग का AQI 125 के आसपास रहता है और जानकार ये मानते हैं कि हालात से निपटने के लिए बीजिंग शहर ने सख्त नियम लागू किए हैं, समस्या की जड़ पर वार किया। शहर के आसपास 300 से 400 किलोमीटर के एरिया में पड़ने वाले औद्योगिक इकाइयों को बेहतर मशीनें लगाने पर मजबूर किया और जरूरत पड़ने पर कुछ एक संस्थाओं को अस्थायी तौर पर बंद भी किया गया। शहर के आसपास की औद्योगिक इकाइयों पर अगर नजर रखी गई है तो यहां पर कोयले की जगह प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार किया गया है ताकि लोग निजी वाहनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। वैसे इसको अगर हम अपने दिल्ली NCR की बात करें तो कोशिशें यहां भी हुई हैं, बसेस हैं, मेट्रो हैं, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में निजी वाहन बहुत बड़ी संख्या में चलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बीजिंग की चर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया है। बड़ी बात यह है कि शहर के आसपास के इलाकों में इन प्रयासों के कोऑर्डिनेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। जो बात अभी डॉक्टर गुफरान कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि सामूहिक प्रयासों की वजह से ही सटीक नतीजे सामने आ पाते हैं। अब एक बार जरा लंदन शहर का भी हाल आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा हथियार वहां पर साबित हुआ है क्लीन एयर एक्ट। इसके तहत कई सख्त नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया और इन्हीं नियमों में से एक है अल्ट्रा लो एमिशन जोन। और इसके तहत अगर किसी यूजर की गाड़ी बहुत पुरानी है, ज्यादा धुआं छोड़ती है, तो फिर उसे लंदन में घुसने के लिए हर दिन शुल्क देना होता है। और इसकी वजह से लोगों ने निजी और पुराने वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तरजीह दी है। शहर का पोल्यूशन कंट्रोल हुआ है। अब ये तमाम ऐसे उपाय हैं लंदन और बीजिंग। डॉक्टर गुफरान, इसी पे एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये दो शहर आपने समस्या बताई, लेकिन हम क्या सीख सकते हैं इन दोनों शहरों से? डॉक्टर गुफरान। यस जी। वेल, देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं दोनों चीजों से समझने के लिए। वैसे दोनों जगहों का अलग अलग अपना इतिहास है जिसको मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमारे यहाँ पे देश में कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना, हम रूल्स निकाल देंगे, हम सब कर देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है जितना होना चाहिए सिंसियरली, रिलीजियसली, वो नहीं होता है। ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन एक बार अगर हुआ ना तो वो हो जाता है। जहां तक चाइना का क्लीन करने का सवाल है, बेसिकली वहां का जो मेजर इशू था वो था बिकॉज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। एंड वहां पर तो खैर डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन्होंने ओवरनाइट एक हफ्ते के अंदर सारी की सारी फैक्ट्री चाइना से बीजिंग से निकाल के और बाहर फेंक दी और इमीडिएटली वो समझ में आ गया। हमारे समस्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉम्प्लिकेटेड समस्या क्या है कि सबसे बड़ा जो सोर्सेज है वो डायनेमिक सोर्सेज है। तो पहला आ गया आपका ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के अंदर कंजेशन जैसे बढ़ रही हैं चीजें, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? मतलब वो वाली प्रॉब्लम है। हमको देखना है ये मॉडल कि या तो ईवी के अंदर इमीडिएटली कर दें, लेकिन अगर कोई ईवी कर दिया तो 50% तो चला जाएगा, लेकिन डस्ट का प्रदूषण तो बढ़ेगा ही सही। जब आपके व्हीकल रहेंगे और अपनी जगह नहीं है चलने के लिए, कंजेशन होगा, तो वाली सिचुएशन तो आएगी। दूसरा जो हमारी समस्या है वो सबसे बड़ी बायोफ्यूल इमिशंस की समस्या है। और बायोफ्यूल इमिशन जो सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड है वो। तो उज्ज्वला स्कीम ने काफी कुछ मदद करी, लेकिन रिफिलिंग के लिए अभी प्रॉब्लम्स हैं। तो काफी समस्याएं वही सोशियो इकोनॉमी के ऊपर आने के ठहर जाती हैं। बिल्कुल। तो ये वाली जो इम्प्लीमेंट, और जहां तक आपने लंदन का बताया, लंदन के अंदर ये है कि एक बार आपका निकला कोई भी रूल्स रेगुलेशन, अगर कंप्लायंस है वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। अगर कंप्लायंस 100% नहीं हुआ आज की तारीख में, तो कल आपको सेक कर दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, यहां से मैं आपके साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगी एक बार, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मीनल को इंक्लूड कर लेते हैं। मीनल, अब यहाँ पर समस्या तो है, लेकिन उसके समाधान की तरफ हमें आगे बढ़ना है। हमारे साथ डॉक्टर वली भी मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट भी मौजूद है, उनसे हम चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, एक छोटा सा टिप दीजिए, फिर उसी के साथ हम ब्रेक लेंगे। यहाँ पर पर्सनल लेवल पे बहुत ही सिंपल टिप्स हैं। आप पूरा दिन गर्म पानी पीजिए, खुद भी अपने बच्चों को भी जिंजर वाटर पिलाइए, लेमन वाटर पिलाइए।
जो भी कंजेशन बच्चे बाहर से लेकर आ रहे हैं या जो भी कंजेशन आप अपने ऑफिस से लेकर आ रहे हैं, उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने घर में जो कर सकते हैं वो ये है। उसके साथ साथ अपने लंग कैपेसिटी को एनहांस रखिए, इंक्रीज रखिए। मतलब ताड़ आसन जैसे होता है ना, बैठ के थोड़ा लंबा ताड़ आसन करिए, आपके लंग्स को स्पेस दीजिए खोलने का। अनुलोम विलोम कीजिए, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करिए। तो बहुत हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स नहीं करनी है आपको इंडोर, बट लो इंटेंसिटी ऐसी मूवमेंट्स जो आप खुद अपनी लंग कैपेसिटी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एंड्योरेंस भी बढ़ा रहे हैं और अपने सिस्टम को डिटॉक्सिफाई और क्लिंस भी कर रहे हैं। ये सब आप अपने घर बैठे आराम से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेतुबंद सर्वांगासन कीजिए, चेस्ट को खोलने वाले सारे आसन, चाहे वो भुजंग आसन हो, जो भी आपकी आसन आपके चेस्ट को, आपके शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, वो सभी आसन बहुत हेल्पफुल है आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप इनको दिन में सुबह शाम प्रयास कीजिए कि आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकें। और अगर आप बाहर नहीं घूम पा रहे हैं और बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, तो प्लीज मेक श्योर कि 10 से 15 मिनट का कोई भी HIIT वर्कआउट अपने घर में कीजिए, बट जंप्स अवॉइड कर सकते हैं। उसको बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं ले जाएंगे। जंपिंग जैक्स की जगह सिंपल हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट्स के साथ ये एक्सरसाइजेस कीजिए। आपको कोशिश ये करनी है कि आप कार्डियो वर्कआउट भी करते रहें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करते रहें, हाई इंटेंसिटी नहीं बट इतनी इंटेंसिटी कि आपने अपने घर में कर सके। इंडोर प्लांट्स लगाइए, ये एक टाइम है, इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा एटलीस्ट टिल सच टाइम जब तक ये बहुत सारे पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग जाती और ये चेंजेस नहीं आ जाते फॉर नॉर्मल पीपल टू टेक केयर। अपने इसके लिए लग रहा है कि थोड़ा वक्त तो लगेगा। बिल्कुल। डॉक्टर वाली, अब आपके पास आना चाहूंगी। अब आपने गिनवा दिया कि असर कहाँ कहाँ होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब अपने हमारे ब्रेन पर इसका असर हो रहा है, आंखों पे हो रहा है, स्किन पे हो रहा है, गले पे हो रहा है। उपाय क्या किए जा सकते हैं, किस तरीके से अपना ख्याल रखा जाए? देखिए, ऐसा है नवजोत जी, घर में से कम निकलना है। और मैंने अभी फौरन मास्क निकाला था, मास्क लगा रहा हूँ जितनी देर लगा सकता हूँ। छोटे बच्चों को आप स्कूल मत भेजो। छोटे बच्चों को स्कूल भेजना बहुत नुकसान की चीज़ है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि पानी पीते रहें, जैसे कि आपने दिखाया भी है, हाइड्रेट योर सेल्फ। एंड हाइड्रेशन के साथ साथ कुछ लोग जिनको शुगर नहीं है, मैं कहता हूँ गुड़ खा लो। विटामिन सी मैं टैबलेट खाता हूँ रोज़ 2 ग्राम। आप 2 ग्राम नहीं खा सकते तो 1 ग्राम तो खा ही लीजिए। विटामिन सी अच्छा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सादा पौष्टिक आहार। और ये जो रात को जा रहे हैं ना लोग शादियों में बहुत शादियां हो रही हैं, बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, वो अवॉइड करो भाई। आपको जल्दी घर आना है, घर की कमरे में आप एयर प्योरीफायर लगा के तो हवा साफ कर सकते हैं, लेकिन आप सड़क का कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी हमारी। जो कि एक अभी बता रहे थे ना, वो सर बता रहे थे कि कलेक्टिव एफर्ट है ये। आपकी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी यही बता रही थी। तो हमें जो है इंडोर एक्सरसाइज, और हाँ, ये मॉर्निंग में वो सब वॉक वाले जो बड़े एडिक्ट है ना, मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग ये मैराथन भी, और क्या होता है मॉर्निंग में बाहर जाके पार्कों में एक्सरसाइज, योगा। अब ये सुबह में नहीं करना है, दोपहर को कर लो भाई, जब थोड़ा सा AQI बेटर होता है। शाम को भी मत करिए। तो अपने बच्चों को घर में रखिए, बूढ़े लोगों को संभाल के रखिए, पौष्टिक आहार लीजिए, पानी खूब पीजिए और विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए। यही इससे रोकथाम है। मास्क लगाइए, N95 मास्क अगर आप बर्दाश्त कर सके तो N95, सिंपल सर्जिकल मास्क बर्दाश्त कर सके तो सिंपल सर्जिकल मास्क। वेट करिए, दुआ करिए कि बारिश हो जाए, कुछ बारिश से हमारी मदद हो जाएगी। और इस बार कुछ ज्यादा है पोल्यूशन, जो दिखा रहे हैं उतना नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। और हमने इस पॉइंट पे डिस्कस किया था लास्ट प्रोग्राम में कि कहीं ना कहीं ये कुछ ज्यादा है और कम दिखा रहे हैं। नहीं, उसका कारण देखिए ना, डॉक्टर गुफरान भी लगातार बता ही रहे हैं कि उसका कारण क्या है। कलेक्टिव एफर्ट की बहुत जरूरत है। कर दो, जहाँ पे मीटर लगे छिड़काव कर दो। वो सब मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपनी जान बचानी है, अपने बच्चों की जान बचानी है, उनको सेफ रखना है, उनको घर में रखना है, उनको समझाना है कि प्लीज डोंट गो आउट एंड नो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज टू बी डन। और बूढ़े लोगों को टीके वीके जो होते हैं ना अपने इन्फ्लुएंजा का और वो सब पूरे लगवा के रखिए। ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल नहीं जा रहे, हम पॉलिटिकल नहीं भी जाएं तब भी जिस कलेक्टिव एफर्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर गुफरान की बातों से ये भी इशारा मिलता है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है। जो एफर्ट सरकार की तरफ से डाले जा रहे हैं उसमें
पूरी तरह से उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जो कमी नजर आ रही है वो है इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में। पॉलिसीज बना दी जाती है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन हम इंप्लीमेंट करने पे जब आती हैं चीजें, वहां पर प्रॉपर्ली चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक आसन मीनल मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो हमारी सेहत के लिए ठीक ठाक हो, आंखों के लिए बेटर हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहे। तो आप मेरे साथ अनुलोम विलोम कीजिए। बहुत ही बेसिक आसन है। राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। बहुत लंबा टाइम होल्ड या नहीं करेंगे, सिंपल इनहेल और एक्सहेल करेंगे। तो हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, मे बी फॉर 2 to 3 काउंट्स। इनहेल, होल्ड रखेंगे 1 2 3 काउंट्स, फिर एक्सहेल करेंगे फॉर द 3 काउंट्स, फिर इनहेल करेंगे 3 काउंट्स, होल्ड करेंगे 3 काउंट्स एंड एक्सहेल करेंगे। और इसके साथ साथ हम कर सकते हैं डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। आजकल हमारी लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस हो गया है कि हम जनरली अपनी गर्दन तक ही सांस लेकर छोड़ देते हैं। तो डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग इज अ फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग जिसमें अपनी लंग्स को पूरा यूज करते हैं। तो आप एक हाथ रखेंगे अपनी नाभि पे, एक हाथ रखेंगे अपनी लंग्स पे। जब आप इनहेल करेंगे तो आप अपने नाभि को, मतलब अपने पेट को इतनी हवा से फुलाएंगे कि वो आपकी चेस्ट से ज्यादा बाहर आना चाहिए। सो इनहेल करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपकी चेस्ट से ज्यादा आपका पेट फूलेगा, और फिर एक्सहेल करेंगे। और एक्सहेल करते हुए भी जो आपका कोर है, जो आपके कोर के पूरे मसल्स है, यहां तक अंदर तक डायाफ्राम जब जा रहा है तो वो इतना अंदर तक जाए कि आपकी चेस्ट बाहर रहे, और पूरा अंदर तक खींचिए इसको जहां तक आप ले जा सकते हैं। इसी तरह से दोबारा से इनहेल, फिर एक्सहेल। तो यहां पर अपनी लंग्स को पूरा का पूरा यूज कर रहे हैं वाइल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। और इसके साथ साथ आपकी जो किचन है ना, वही एंटी इन्फ्लेमेशन की पूरी मेडिसिनल दुकान है। फ्रॉम हल्दी, काली मिर्च, ये सभी की सभी चीजों को किसी ना किसी तरह से अपने बच्चों को दीजिए। चाहे गुड़ में डालकर दीजिए, चाहे गर्म पानी के साथ एक थोड़ा सा पाउडर बनाकर दीजिए, बट मेक श्योर कि आप किसी ना किसी तरह ये सारी जो हमारी अदरक, ये सारी चीजें हैं जो आप किसी ना किसी तरह अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर जरूर डालिए। गर्म दूध के साथ डालिए, गर्म पानी के साथ डालिए, दे गोना रियली हेल्प। और ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप डेली ऐड करेंगे और कंसिस्टेंटली ऐड करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आप बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेशन, जो भी इन्फ्लेमेशन आपके अंदर क्रिएट कर रहा है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और इन प्रोसेसेस से आप उसको बहुत ज्यादा काट भी सकते हैं। मुझे ना इससे एक बात याद आ रही, डॉक्टर पीयूष आपके पास आना चाहूंगी। अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जब मैं कवरेज के लिए गई थी तो वहां जो शुद्ध देसी शहद मिल रहा था ना, उन्होंने एक शहद का नाम रखा था, ये दिल्ली एनसीआर का एंटी पॉल्यूशन वाला शहद है। उसका फायदा ये है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आप केवल वही शहद इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो आपकी पूरी इम्यूनिटी को ज्यादा बूस्ट करेगा। आप देखिए सिचुएशन ये आ गई है। और डॉक्टर पीयूष, बहुत सारे डॉक्टर्स तो ये भी कह रहे हैं कि सोने से पहले आपको स्टीम लेना चाहिए। कुछ टिप्स बताइए कैसे खुद को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, अगर साइंटिफिकली आप देखें तो कुछ चीजें आप कर सकते हैं, जैसे सलाइन गार्गल्स, नमक वाले पानी के गरारे आप कर सकते हैं। उसका कहीं ना कहीं कुछ रोल है, इन अ सेंस कि गार्गल्स, नमक वाले पानी के गरारे से आपके थ्रोट की जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन जो है या कंजेशन जो है, वो कम हो जाता है। नमक जो है आपकी इन्फ्लेमेशन को बाहर खींच लेता है। सेकेंडली, जो म्यूकस बन रहा है आपका, बलगम बन रहा है लोगों को, वो सलाइन गार्गल से जो गले में चिपक जाता है, वो निकलने में इजी होगा, वो पतला हो जाएगा और इजी होगा निकलने में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी किसी ने जैगरी और गुड़ की बात की थी, तो गुड़ का भी बेनिफिट है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आयरन है, जैसे सिलीनियम है, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको कंजेशन और पोल्यूशन की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो कम होंगे, और उससे भी आपको बेटर फील होगा। थर्डली, स्टीम की आप बात कर रहे हो, स्टीम इनहेलेशन भी बड़ी अच्छी चीज है, इन अ सेंस कि आपके नोज के रास्ते जब ये स्टीम गले में जाती है और गले से लंग्स में जाती है, तो ये कहीं ना कहीं जो भी म्यूकस इकट्ठा हुआ है आपके लंग्स में या फिर थ्रोट में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, जिससे आपका पैसेज क्लियर होता है। और पैसेज, एयरवे पैसेज अगर क्लियर होगा तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फोर्थली, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। अगर आपको किसी बीमारी की वजह से फ्लूइड्स कम लेने चाहिए, जैसे हार्ट के पेशेंट्स में कभी कभी हम बोलते हैं, किडनी के पेशेंट्स में कभी कभी हम बोलते हैं,
अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लिक्विड इंटेक बढ़ाना चाहिए अपना इन दिनों में, स्पेशली विंटर्स में और पोल्यूशन के सीजन में, जिससे टॉक्सिन जो हैं जितने वो बॉडी से फ्लश आउट हो सके। और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स जो फूड है हमारे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देखो बहुत आता है इन दिनों में। फिर विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स हैं जो खासकर विंटर्स में होते हैं, ऑरेंज, आंवला, तो इन सब चीजों से आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। और साथ में मैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एज अ डॉक्टर मुझे कहना कि जो भी लोग एलर्जिक हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी लो है किसी भी कारण से, चाहे वो ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, चाहे वो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, चाहे वो ओल्ड एज की वजह से, चाहे वो अनकंट्रोल डायबिटीज या फिर डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, उन सबको अपनी मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। और उनको छोड़ना नहीं चाहिए और अपने डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप लेना चाहिए, जिससे उनकी डिजीज जो बेसलाइन डिजीज है उसको हम स्टेबल रख सके इस पोल्यूटेड सीजन के अंदर। और एक और हमारे ने बोला था वैक्सीनेशंस के बारे में, तो अडल्ट वैक्सीनेशंस और बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशंस होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में, जिससे हम स्वेरिटी ऑफ इलनेस से बच सके। तो बहुत तरह के वैक्सीन हैं तो वो हमें लगवाना चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह आप डॉक्टर को कंसल्ट करके। एक बार डॉक्टर गुफरान आपके पास आऊंगी, आने वाले कितने दिन तक ये स्थिति रह सकती है, कुछ आइडिया? क्योंकि मौसम विभाग तो कह रहा है कि अगर पहाड़ों पर बारिश होगी, हवाएं चलनी शुरू होगी तो दिल्ली एनसीआर पर इसका असर होगा। देखिए ये सिचुएशन तो अभी हवाएं थोड़ी तेज होना शुरू हो गई हैं, लेकिन क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 24 आवर एवरेज का होता है तो इसलिए रिफ्लेक्शन AQI में कल तक आएगा। लेकिन ये स्थिति ऑन एंड ऑफ आती रहेगी करीब एटलीस्ट 1 महीना और। बाय द एंड ऑफ जनवरी 25-26 जनवरी के बाद में ये सिचुएशन, तो ये जो स्थिति बनी है इस बार कि बिना टेम्परेचर ज़्यादा कूल हुए हवा की स्थिति ऐसी हो गई है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस आए हैं उसकी वजह से हुआ है। और ऐसा आने वाले समय में माना जा रहा है, आने वाले 1 महीने में, कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ेगी। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये एपिसोड शायद जनवरी के ख़त्म होते होते 1-2 बार और एपिसोड आएंगे। हाँ, यानी कि जनवरी तक इसी स्थिति में रहना तो पड़ेगा। ये वाली और जैसा ही टेम्परेचर अगर कूल हुआ तो ये और भी भयानक स्थिति बन सकती है। तो जो डॉक्टर्स लोग अब बता रहे हैं सारे का सारे, हम लोगों को मेरे ख्याल से इसका बहुत ही सिंसियरली इसका पालन करना पड़ेगा। और अगर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं अगर वो सुन रही हैं तो उनको मेरे ख्याल से डबल अप बकअप करना है और जितना मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन तो और भी ज्यादा AQI बढ़ सकता है सर? डॉक्टर गुफरान 690 तक तो पहुंच गया है, क्या इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है? ज्यादा भी, बिकॉज सी द पॉइंट क्या है रहा है हमारे यहाँ पर के 500 AQI के अंदर हम कैपिंग कर देते हैं आवरली बेसिस के ऊपर, जो कि इंटरनेशनली लोग नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये माना गया है, हमारी मतलब जो CPCB ने ये माना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 जो कि 380 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM2.5 होती है, इसके ऊपर अगर PM2.5 चला गया तो हम आखिरी स्टेज में पहुंच गए, यानी कि सबसे वर्स्ट कंडीशन में। इससे ज्यादा वर्स्ट हेल्थ इंपैक्ट नहीं हो सकता है। जबकि वो क्लिनिकली मेरे ख्याल से डॉक्टर्स लोग मुझसे एग्री करेंगे कि वो सही नहीं है, क्योंकि प्रदूषण जो है 380 का 450, 500, 700 जितना होगा उतना ही ज्यादा सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए पैनिक ज्यादा क्रिएट ना करें, ये सोचते हुए CPCB ने कैपिंग कर दिया है 500 के ऊपर। इसीलिए आप ये देखती हैं कि इंटरनेशनल एजेंसी और इंडियन एजेंसी में इंटरनेशनल 1500 AQI भी दिखा रहा है, 1000 भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 500 पे खत्म हो जाता है मामला। ठीक है, चलिए, यानी कुल मिलाकर ख्याल अपना रखना होगा। डॉक्टर वली, अब आपके पास आते हुए स्केड्यूल बदल लें क्या? पूरे दिन का अपना डाइट प्लान सब कुछ बदल लिया जाए? मुझसे पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप ही से। हाँ, मैं मतलब दवाइयों पे ही जीना पड़ेगा अभी, जैसे डॉक्टर गुफरान बता रहा है कि जनवरी एंड तक स्थिति ऐसी रहेगी। नवजोत जी, ये प्रॉब्लम हर साल आती है, हम हर साल बात करते हैं और ये सुधरने वाला मुझको कुछ नहीं लग रहा है। माफ करिएगा, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी व्हीकल्स ऑन द रोड बढ़ती जा रही हैं। अभी तो हमने एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग की बात नहीं की है। लैंडिंग में जो है 2 किलो टायर घिसते हैं, 12 टायर जो होते हैं उसमें से 2 किलो रबर मटेरियल निकलता है अल्ट्रा फाइन, और टेक ऑफ में 1 किलो निकलता है। अभी तो हमने उसकी बात नहीं की है।
हमको अपनी नाक को साफ रखना है, गले को साफ रखना है, आंख को वॉश करते रहना है और डीप ब्रीदिंग अवॉइड करनी है। मैं कहूँगा सिर्फ प्राणायाम और योगा की जो एक्सरसाइज है उनके अलावा हम थोड़ा शैलो ब्रीदिंग करें तो अंदर तक लंग की जड़ में ना जाए ये पोल्यूशन। क्या करूं मैं, क्या बताऊं, ऑपरेशन में काले फेफड़े निकल रहे हैं मरीजों के। पहले हम लोग सरप्राइज होते थे, अब वो रूटीन हो गया। और वेल हाइड्रेट रखिए, विटामिन सी खाइए, अच्छा आहार करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। अब बाहर वॉक करने मत जाइए बिल्कुल। बूढ़ों को, बच्चों को बचा के रखिए, टीके लगवाइए और अच्छा पौष्टिक आहार खाइए और दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। इसका इलाज एक ही है, बारिश। बिल्कुल मीनल, चलते चलते एक आसन बताते चलिए। आप सीटेड काउ एंड कैट स्ट्रेच कर सकते हैं आपके डेस्कटॉप के सामने या कहीं पर भी। इनहेल करते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके शोल्डर्स रोल्ड बैक होंगे, चेस्ट लिफ्टेड होगी, कोर अच्छे से एंगेज होगी लेकिन बाहर की तरफ। और सांस छोड़ते हुए नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हुए दबाएंगे तो पूरा खाली करेंगे अपने पेट को अंदर तक। फिर इनहेल करते हुए बाहर, ऊपर की तरफ, और फिर सांस को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए नाभि को पूरे कमर के पास ले जाएंगे, खींच के रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर इसी तरह से लंबी गहरी सांस भरते हुए बाहर। ये 3 to 4 टाइम्स करेंगे और जितनी बार कर सकते हैं आप कर जब भी आप डेस्कटॉप पे बैठे हैं और आपको लग रहा है स्ट्रेस हो रहा है या आप किसी किसी पजल में या किसी प्रॉब्लम में भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, आप इसको ट्राई करके दीजिए। ये आपके माइंड फॉग, ब्रेन फॉग को क्लियर करता है और बहुत हेल्पफुल है आपके ओवरऑल लंग कैपेसिटी को एनहांस करने में, पूरा आपका ब्रेथ वर्क को एनहांस करने में। आप कोशिश कीजिए इसको दिन में 4 से 5 बार करेंगे, जब भी आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो ये तो अच्छा आसन है, एटलीस्ट जो लोग ऑफिस में बैठे हैं वो ये कर सकते हैं रेगुलरली। अदर देन दैट ये आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है और वो सभी लोग जो आगे ऐसे शोल्डर्स को रोल करके काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ऐसा रिलैक्सेशन मिलेगी क्योंकि ये जब हम ऐसे करके काम करते हैं ना तो आप अपने सारे ऑर्गन्स को एक के ऊपर एक क्राउड आउट करते हैं। तो ये करने से आप सब ऑर्गन्स को स्पेस देते हैं टू वर्क, नॉट जस्ट द लंग्स बट एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी बहुत हेल्पफुल। तो चलिए, मौसम फिलहाल ऐसा है, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन ज्यादा है और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आने वाले दिनों में फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। ख्याल हमें अपना रखना होगा और अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। जहां जरूरत है वहां अपनी जिम्मेदारी को निभाइए ताकि हमारी तरफ से हम इस पॉल्यूशन में ज्यादा इजाफा न करें। और एक्सपर्ट्स की राय यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।